राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की सुरक्षित सीमाओं के लिए सेना के साहस को सराहा। पोखरण में सेना के लाइव फायरिंग अभ्यास का किया अवलोकन, जवानों के साथ किया संवाद। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए अमित शाह। 2 दिवसीय बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को दिया गया जीत का मंत्र। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर व्यक्त की चिंता। कहा, इस तरह की चरमपंथ ताकतों को नहीं मिलनी चाहिए कोई जगह। हमारे महावाणिज्य दूतावास ने की है पुलिस में शिकायत। विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर घमासान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किए जाने से जेडीयू नाराज। इंडी गठबंधन की आपसी खींचतान पर भाजपा ने ली चुटकी। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयों के नमूने जांच में फेल होने पर बढ़ा विवाद। भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल सरकार आम लोगों के जीवन से कर रही है खिलवाड़। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को फिर जारी किया समन। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में घिरे तेजस्वी को 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के जैसलमेर की यात्रा पर पहुंची। उन्होंने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। द्रौपदी मुर्मू पोखरण फायरिंग रेंज में सेना के लाइव फायरिंग अभ्यास को उन्होंने देखा और सेना के स्वदेशी टैंक अर्जुन पर ड्राइव किया। स्वदेशी टैंक अर्जुन भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इसे राजस्थान के थार इलाके में दुश्मनों को उखाड़ फेंकने के लिए महारत हासिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के जवानों जिन्होंने युद्ध अभ्यास में भाग लिया था उनके साथ संवाद किया, उनका हौसला बढ़ाया। राष्ट्रपति ने कहा कि आपके काम को देखकर लगता है कि हमारे देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आज प्रदर्शित आत्मनिर्भरता का उदाहरण हमारे सशस्त्र बलों के निरंतर इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप सब मिलकर मेरा ये विश्वास और गहरा हो गया है कि हमारे देश की सेनाएं हर चुनौती का डट कर सामना करने के लिए सदैव सक्षम और तत्पर है। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी मीटिंग का आज दूसरा दिन है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक जारी है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को फुल प्रूफ करने के लिए बीजेपी इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन के बाद बैठक का समापन हो जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस तरह के चरमपंथियों को कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। हमें चिंता है कि वहाँ भारत के बाहर जो एक्सट्रीमिज़म जो है, जो अलगावादी, जो सेपरेटिज़म जो है, ऐसे ताकतों को स्पेस नहीं मिलना चाहिए। और जो हुआ है, हमारे राजदूतावास ने, कॉन्सुलेट ने वहाँ मुझे वो वहाँ की सरकार और वहाँ के पुलिस के साथ शिकायत की है और ये इस पे मेरे ख्याल से इंक्वायरी जारी। गौरतलब है कि अमेरिका में एक बार फिर भारत विरोधी तत्वों की शर्मनाक करतूत सामने आई। यहाँ एक हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। कैलिफोर्निया के नेवार्क में एक हिंदू मंदिर की बाहरी दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखकर तोड़फोड़ की गई। सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इसकी निंदा की है। दूतावास ने कहा कि इस घटना से भारतीय समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं।
इसके साथ ही अमेरिकी अधिकारियों से अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब हिंदू मंदिरों को विदेशों में निशाना बनाया गया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदू मंदिर पर हमला किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपनी कूटनीतिक उपलब्धियों के जरिए कई प्रतिस्पर्धी देशों के साथ संबंध बनाने में सफलता पाई है। Where our own society is concerned, the very pluralism that is so much our defining characteristic has been exploited from time to time by external forces. The short point is that even by the traditional metrics of security assessments, India faces exceptional challenges. In responding, we have to consider the inherited issues of development that derive from the era of colonialism. How effectively we used our opportunity is a legitimate question, especially as some others in a similar position have fared much better in the first six decades after our independence. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान महाकुंभ का शुभारंभ किया। यह आयोजन स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर हो रहा है। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि वह दिन अब दूर नहीं जब हर शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध होगी। महान देश में कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। आप उनकी पाचन शक्ति को ठीक कीजिए। वो हमारे ही हैं, भटके हुए हैं, हमारा कर्तव्य है। उन्हें मातृभाषा में समावेशी शिक्षा प्रणाली स्वीकार्य नहीं है। ये कैसी बात है? अब वो दिन दूर नहीं है, हर शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर नमन किया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, किसानों के कल्याण के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर देश भर में कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के बिलारी में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। महासम्मेलन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 18 प्रतिभाशाली किसानों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का भी लोकार्पण हुआ। अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि छपरौली की चीनी मिल में नई जान फूंकी है। चौधरी साहब के प्रति हमारा नमन है, क्योंकि चौधरी साहब की कर्मभूमि की चीनी मिल छपरौली की चीनी मिल का पुनरुद्धार करेंगे। और भाइयों बहनों, आज वो चीनी मिल अपनी पूरी क्षमता के साथ बागपत और उसके आसपास की जनता की सेवा कर रही है। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हुए हैं। और आज मैं फिर आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार है, ये बोलती कम है और परिणाम ज्यादा देती है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बेंगलुरु के नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र में पुरुष छात्रावास का उद्घाटन किया। खेलों और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए पिछले कुछ समय के दरमियान सरकार द्वारा उठाए गए जो कई कदम हैं, उनमें से ये एक अहम पहल मानी जा रही है। खेल मंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में खेल बजट को 3 गुना बढ़ाया गया है। I'm thankful to Prime Minister Modi, who has increased the budget 3 times in last 9 years. 3 times the budget has increased.
And if I have to talk about my athletes and their performance, as a sports minister of India, I can proudly say, if you look at the last 2 years, from Tokyo Olympics till now, we have won the highest medals in Tokyo Olympics, Paralympics, Deaf Olympics, then in Commonwealth Games, and now in Asian Games and Para-Asian Games. This is the best ever performance of Indians in the field of sports. विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर मचे घमासान को लेकर भाजपा ने चुटकी ली। गठबंधन के चेहरे के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किए जाने से जेडीयू नाराज दिखाई दे रही है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने यहां तक कह दिया कि लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं जानते। उन्होंने कहा कि लोग नीतीश कुमार का ही चेहरा पहचानते हैं। इस आपसी खींचतान पर कटाक्ष करते हुए भाजपा ने कहा कि नीतीश कुमार जिस आस में विपक्षी गठबंधन में थे वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। नीतीश जी को अब पता चल रहा, पहले से हम लोग कहते हैं ना कि जिस लोभ में गए हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने, कभी पूरा होने वाला नहीं है। इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने लालू जी दिखा दिए, आरजेडी वाला दिखा दिया, लेके इनको कांग्रेस के साथ चले गए और शुरू से ही इनको समझ में आने लगा था, लेकिन मजबूरी में उसके साथ बने हुए थे। अब परिणाम तो सामने आ गया है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयों के नमूने जांच में फेल होने पर विवाद बढ़ गया। भाजपा ने इसको लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ का आरोप लगाया। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के सैंपल, वो लैब रिपोर्ट हमारे पास है, ये विजिलेंस रिपोर्ट हमारे पास है, जो ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल और उनके स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली की लोगों की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्मनाक है, दर्दनाक है। जो दवाइयां वहां दी जा रही हैं उनके सैंपल फेल हो गए हैं। मैं हैरान हूं कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल ऐसे कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। 5 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। भाजपा ने केजरीवाल सरकार को घेरते हुए उस पर मानवता का दुश्मन होने का तो आरोप लगाया है। साथ ही साथ भाजपा ने कहा कि केजरीवाल सरकार एक के बाद एक घोटाले कर रही है। लोगों की जिंदगी से खेलना, उनको घटिया मेडिकल दवाइयां देना, ये ऐसा अपराध है। मतलब मैं तो कहूंगा ये एक तरह से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार मानवता की भी दुश्मन है। और हम बार बार कहते रहे हैं कि दिल्ली की सरकार की खूबी यह है कि हर चीज में भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, कमाई का साधन कैसे ढूंढा जाए। आपने युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया, शराब घोटाला किया, शराब नीति चेंज की, जल बोर्ड का घोटाला, शराब घोटाले से बड़ा घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, पैनिक बटन बस घोटाला, फिर जिस राजमहल में वो रहते हैं उसका घोटाला, और उसके बाद लोगों की जिंदगी से खेलने का घोटाला। शर्म आती है दिल्ली को कि दिल्ली में ऐसा एक मुख्यमंत्री है जिसको दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भव्य गीता महोत्सव जारी है। 7 दिसंबर से शुरू हुआ ये महोत्सव 24 दिसंबर तक जारी रहेगा। महोत्सव में लाखों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। आज 18,000 स्कूली बच्चों ने वैश्विक गीता पाठ किया। इस अवसर पर प्रदेश भर के हजारों विद्यार्थी ऑनलाइन प्रणाली से भी जुड़े। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के वैश्विक गीता पाठ के मंच पर असम के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाता भी जुड़ता हुआ देखा गया। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक युग में भगवान श्री कृष्ण की जरूरत है। कृष्ण ने गीता का बानी दिया, देश को संदेश दिया, मानव जाति को संदेश दिया। ये संदेश आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी हमारे लिए फंडामेंटल है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म युग का बारे में बताया, ज्ञान युग का बारे में बताया, भगवान कृष्ण ने भक्ति मार्ग के लिए बताया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है फिलहाल, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लेकिन उससे पहले रुक करते हैं एक और जरूरी खबर का। ईडी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए
फिर से समन जारी किया। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में घिरे तेजस्वी को 5 जनवरी को तलब किया गया। वहीं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को विदेश जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने 6 से 18 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा की अनुमति मांगी थी। ईडी ने वीवो इंडिया मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो और अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के सिलसिले में की गई। तीनों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA के प्रावधानों के तहत पकड़ा गया। इससे पहले एजेंसी ने अक्टूबर में लावा मोबाइल के मालिक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वाराणसी के चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल के अर्बन हाट में मंडल स्तरीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 4 जनवरी 2024 तक चलेगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि खादी हमें आत्मनिर्भर बनाती है। आइए सुनते हैं। मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने। क्या कहना चाहेंगे खास तौर से युवाओं से? युवाओं को पता है कि खादी महात्मा गांधी जी के द्वारा जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो खादी उसमें एक शस्त्र बन गया था, अस्त्र बन गया था, विचार बन गया था। देश के लोगों को आंदोलित करने का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी का उपयोग करना, जिसका नारा आज वर्तमान में मोदी जी देते हैं कि हमको अधिक से अधिक अपनी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। आज हम अपने देश में ऐसे तमाम काम करने लगे, ऐसे तमाम निर्माण करने लगे जिससे विदेशी चीज़ों पर निर्भरता हमारी कम हुई। अभी मोदी जी ने बनारस में डीजल इंजन के एक इंजन 10,000वें इंजन का लोकार्पण किया, जिस इंजन के 90% से ज़्यादा पार्ट्स भारत में बने थे। ये बदला हुआ भारत है जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विदेश पर आश्रित न होकर स्वदेशी चीज़ें, तो स्वदेशी का मिशन है खादी। देश को जागृत किया खादी ने। आज देश की नौजवान पीढ़ी जानती है कि खादी गांधी जी के उस चरखे ने देश को किस तरीके से आंदोलित किया, देश को एकता के सूत्र में पिरोया। खादी वस्त्र के अलावा इस देश में ग्रामोद्योग का और कुटीर उद्योगों का एक बहुत बड़ा मिशन है इस देश के लिए। ये मोदी जी का जो नारा है वोकल फॉर लोकल, इससे कितना जोड़ पाएंगे इस प्रदर्शनी के? वोकल फॉर लोकल की शुरुआत अगर आप कह सकते हो तो वो खादी ही थी, जिससे कि आप कह सकते हो कि पहला वो वस्त्र था, पहले वो वस्तु थी, उत्पाद था, जिस खादी से ही आप इसकी शुरुआत मान सकते हैं। अब तो देश ने न जाने कितनी चीज़ों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। फाइटर प्लेन तक इस देश में बनने लगे, जिसके कल पुर्जे से लेकर मिसाइलों के कल पुर्जे से लेकर इंजनों के कल पुर्जे से लेकर देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा। विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम हुई है और अपनी चीज़ों पर निर्भरता हमारे देश की बढ़ी है। खादी आत्मनिर्भर बना रहा है देश को, स्वदेशी है, और यही नारा है दयाशंकर जी का भी और प्रधानमंत्री का कि हम अपना स्वदेशी को आगे बढ़ाएं, आत्मनिर्भर बने। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हितेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़ वाराणसी। श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण परियोजना के तहत 4 कॉरिडोर में से 3 पर काम लगभग पूरा हो चुका है। अयोध्या के इस नव निर्माण की यात्रा ने हजारों को रोजगार दिया। गौर करने की बात यह है कि श्री राम जन्मभूमि के निर्माण में जुड़े किसी भी कार्य को लोग केवल रोजगार के रूप में नहीं बल्कि आस्था के रूप में भी उसके साथ जुड़कर देखते हैं और ये इसे अपना सौभाग्य भी मानते हैं। सभी का मानना है कि अयोध्या पूरी तरह से बदलने वाली है। देखिए अजय मिश्र ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिव्य और भव्य अयोध्या में निर्माण कार्य लगातार जारी है और हजारों लोगों को इसमें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। भैया आप कहाँ से हैं? हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। वेस्ट बंगाल से कितने लोग हैं आपके साथ काम करने वाले? 13 आदमी हैं। 13 आदमी। और क्या क्या काम कर रहे हैं आप लोग? सब पेंटिंग का काम, मिट्टी का सेटिंग का काम है। और कितने समय से कर रहे हैं? 15 दिन। यहाँ पर तो एक नई अयोध्या बन के तैयार हुई है। भगवान राम के साथ आप लोग कैसा जुड़ाव समझते हैं? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बहुत। राम के साथ तो बहुत है, बहुत अच्छा है। राम मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? राम मंदिर अच्छा सोचता है, वो तो सनातन धर्म का है ना, वो तो अच्छा ही है। कहाँ से हैं, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और कैसे ये इस आर्ट को क्या बोलते हैं आप लोग और कितने दिनों में बनाया? मैं ये कलकत्ता से 200 किलोमीटर आगे कृष्णनगर नदिया कृष्णनगर से हूँ। विश्वजीत मुजुमदार ये आर्टिस्ट है, मैं उसका काम देखभाल करता हूँ इधर। और वहाँ ये
1 महीना 2 महीना लगता है, ये काम हो रहा है 2 महीने से। ये काम अभी हम लोग 20-30 लोग कर रहे हैं। इधर हम 13-14 लोग हैं और 50 पीस होगा। 25 दीवार पे 50 पीस लगेगा। आपको लगता है 22 जनवरी तक पूरा एकदम तैयार हो जाएगा? ओहो, हम लोग तो उसी के लिए लगा हुआ हूँ। अभी देखता हूँ कितना दूर कर सकता हूँ। कितना समय लगता है एक पेंटिंग को कंप्लीट बनाने में आपको समय? 5-6 दिन लग जाता है। चिपका के पेंटिंग करने में 5-6 दिन लग जाता है। 5-6 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं और मतलब ये आरसीसी के नाले का डिमांड और रोड, इसमें मटेरियल हम लोग बनाते हैं, मशीन चलाते हैं। यहाँ पे 5-6 महीने हो गया काफ़ी काम करते हुए। नई अयोध्या जो बन रही है उससे आप उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? हम तो हमारे खुद से बहुत खुश हैं अयोध्या में राम मंदिर बनने से, हर चीज़। और मतलब बहुत खुशी है वहाँ के, मतलब राम मंदिर बन रहा है, काम चल रहा है, बहुत अच्छा है, लग रहा है सब यहाँ का नज़ारा देखकर। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की, जिसके दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राही अपनी जुबानी अपनी कहानी बता रहे हैं। इंदौर के कमल प्रजापति को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत पक्का मकान मिला है। आइए सुनते हैं। कमल प्रजापति नाम है सर मेरा। अब मेरे को आवास योजना मिली हुई है। मैं पहले एक झुग्गी झोपड़ी में रहता था, जहाँ पर बहुत सारी परेशानी होती थी। वहाँ पे कीचड़ वगैरह, पानी की व्यवस्था नहीं रहती थी, कीचड़, पक्का रोड बना हुआ नहीं था, बहुत सारी समस्या थी। जहाँ आने जाने में दिक्कत आती थी, बच्चों को रहने में दिक्कत आती थी। और वहाँ पे फिर बाद में थोड़ा निर्माण हुआ, रोड बनने लगी, तो उस टाइम हमको वहाँ से हटाया गया और कई अच्छी जगह आवास योजना में हमको ये नीलगिरी परिसर में फ्लैट दिया गया, जहाँ पर हम बहुत खुश हैं। और वहाँ पर सब सुविधा उपलब्ध है। आज हमको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी बहुत खुश है, वहाँ पर कोई समस्या नहीं है। हम मेहमान आते थे लेकिन रुक नहीं पाते थे, वो ऐसी कंडीशन के देख के आते ही नहीं थे। कई बार तो ऐसा रहता था कि कंडीशन देखते थे, उसके हिसाब से रात तो रुक नहीं पाते थे, क्योंकि जगह इतनी थी नहीं। खेलने के लिए मैदान वगैरह भी है जहाँ पर परिसर में, वहाँ पर बच्चे को खेलने के लिए आते, कोई समस्या नहीं है। अब सर्व सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। बहुत अच्छी जगह उन्होंने हमको फ्लैट दिया है। पहले मतलब वहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे तो मतलब मट्टी वगैरह ऐसी चीजें रहती थी। बाकी अब यहाँ पे हम अपने पक्के घर में आ चुके हैं। मतलब वहाँ पे भी थे पर वहाँ पे गंदगी वगैरह का थोड़ा इशू ज्यादा था। एक तरह से हम लोगों के लिए तो 2 लाख रुपए में इतनी चीजें बनाना, मतलब एक तरह से कहो तो हम लोग तो नहीं बना, हाँ हमारे लिए तो घर सपने कोई। काशी तमिल संगमम के समूह के सदस्य हनुमान घाट स्थित तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती के घर को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वहां उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं। दल के सदस्यों में काफ़ी कुछ जानने की जिज्ञासा दिख रही है। उन्होंने महाकवि के घर के समीप जो पुस्तकालय है उसका भी भ्रमण किया। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर ने सुब्रमण्यम भारती के रिश्तेदार डॉक्टर जयंती से खास बात की है। काशी तमिल संगमम जैसी पहल के लिए डॉक्टर जयंती ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। हनुमान घाट के उस आवास में हूँ मैं, जहाँ महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार जी कभी बचपन में यहाँ रहा करते थे। उस भवन में जो लोग रहते हैं आज, वो उनके भांजे का घर है और उन्हीं की पुत्री हैं डॉक्टर जयंती जी। डॉक्टर जयंती सुब्रमण्यम भारती जी का ये आवास रहा, वहाँ रहते थे यहाँ पर वो। और अभी काशी तमिल संगमम में लोग आ रहे हैं, ये जो बना हुआ है इसको देख रहे हैं, आप लोगों से भी मिल रहे हैं। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत प्रयास है एक सरकार का। इस पे आप क्या कहें? मैं बहुत ही हर्ष के साथ इस विषय को कह रही हूँ कि गत वर्ष माननीय मोदी जी ने तमिल संगमम की शुरुआत की, जो उनका एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऊपर उन्होंने किया कार्य। और यहाँ तमिल संगमम में पिछले वर्ष 17 नवंबर से लेकर दिसंबर 17 तक यहाँ पे सभी लोग जितने भी तमिलनाडु से आ रहे थे सब भारती जी को दर्शन किए। और मेरा ही निवास शिवमठ के नाम से है
और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जितने भी तमिल संगमम में आ रहे हैं वो सब भारती जी के निवास स्थान पर आ रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर भारती जी ने 3 वर्ष और मात्र 6 महीना तक यहाँ पे रहे और उन्हीं 3.5 वर्ष में उन्होंने कई अपना यहाँ पर योगदान दिया, जैसे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक जी से नेतृत्व में आकर उन्होंने अपना वेशभूषा बदला और महाकवि जी ने यहीं पर उन्होंने सरस्वती वंदना वेल्लई तामरे पूविल इरपाल इस गीत को भी प्रस्तुत किया। और मैं इस विषय को कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने तमिल संगमम को उत्तर भारत में जोड़ने की कोशिश की, सांस्कृतिक में या उनके एकता में और उनके जो खान पान सब कुछ उन्होंने, वो आज से 120 वर्ष पहले महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी ने अपने कविता द्वारा बोला, गंगे नदी पुरत गोदमे पंडम कावेरी वेट्रिले की मार कोल्लुवोम शिंग मराठी अर्धम कविதை கொண்டு சேரத்து दंदंगल परिशलिपोम। यानी गंगा के किनारे जो गेहूं का उत्पादन होता है उसे मैं दक्षिण भारत में भेजूं और दक्षिण की जो मीठे पान होते हैं वो मैं उत्तर भारत में भेजूं। इस सामंजस्य को महाकवि जी ने आज से 120 वर्ष पहले ही बोल दिया था, जो आज एकदम प्रासंगिक है। और तो और जो अभी आप लोगों के द्वारा सेवा की जा रही है, काशी नगर पुलवर पेसु मुरेंदान कांचील केटपदर करू विषयवोम राजपुतानत वीर तमक नल्लिय कन्नड़त तंगमणिपोम। यानी जिस प्रकार आप वीडियो के द्वारा पूरे विश्व को आप प्रचार कर रहे हैं, इसको महाकवि जी ने आज से 120 वर्ष पहले बोला कि काशी में रहकर जो विद्वान लोग जो अपना वचन बोले वो कांची में बैठकर सुने और कांची वाले काशी की हर बात को सुने। ये जयंती, डॉक्टर जयंती ने बताया कि किस तरह से सुब्रमण्यम भारती जी ने लाल बाल पाल के सानिध्य में आकर अपनी वेशभूषा उस समय बदली और साथ ही राष्ट्रगीत का निर्माण किया इसी काशी में, और जो 120 साल पहले उन्होंने किया था उसी को काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर को दक्षिण से, दक्षिण को उत्तर से मिलाने का कार्य कर रहे हैं काशी तमिल संगमम के माध्यम से। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, हनुमान घाट, वाराणसी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।